हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम 7th क्लास की ज्योग्राफी का 7th चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। और देखिए, इसी चैप्टर के साथ हमारी जो 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। और 6th की बुक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और 7th की बुक का ही आज लास्ट चैप्टर है। तो रेगिस्तान में जीवन किस तरीके का होता है, इसके बारे में हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले बात की गई है कि अध्याय 5 यानी कि जो जल वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधे हो चाहे पशु हो या मनुष्य हो, सभी के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। और जहाँ जल नहीं होगा और मवेशियों को चरने के लिए घास नहीं होगी, क्योंकि जल से ही पेड़ पौधे उगते हैं, तो जहाँ पीने के लिए जल नहीं होगा वहाँ घास भी नहीं होगी। इसके अलावा फसलों को उगाने के लिए भी जल नहीं हो। तो ऐसी कोई जगह हो तो उस जगह पर किसी भी जीव के लिए जीवन जीना कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। अब इनमें से कुछ स्थान तो है आग की तरह गर्म और कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। यानी कि अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तानी जो इलाका होता है, तो कई रेगिस्तान ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है आग के जैसे, और कुछ है जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं बिल्कुल बर्फ़ के जैसे। तो इन क्षेत्रों में यानी कि जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर बारिश कम होती है और विरल वनस्पति यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। और चरम तापमान होते हैं, यानी कि जो तापमान होते हैं वो या तो बहुत कम होते हैं या बहुत ठंडे होते हैं। अब तापमान के आधार पर रेगिस्तान जो है वो गर्म हो सकते हैं या ठंडे हो सकते हैं। यहाँ जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल होता है वहाँ लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। यानी कि रेगिस्तान में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ थोड़ा बहुत पानी पाया जाता है, तो उस जगह पे लोग रहने लग जाते हैं। अब देखिए, यहाँ शब्दावली में रेगिस्तान का अर्थ बताया है कि ये एक ऐसा शुष्क प्रदेश यानी कि सूखा प्रदेश होता है जिसकी विशेषताएं क्या है कि अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान और विरल वनस्पति, यानी कि या तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उच्च तापमान होगा या बहुत ज़्यादा निम्न। अब हम बात करेंगे सहारा रेगिस्तान की, जो कि एक गर्म रेगिस्तान है। तो विश्व और अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर मैप देखने की बात की गई है। तो उत्तरी अफ्रीका के यानी कि अफ्रीका में भी जो उत्तरी इलाका है उसमें बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। तो सहारा का रेगिस्तान कहाँ है, तो उत्तरी अफ्रीका में है और ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो हो गया आपका सहारा रेगिस्तान। और कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में है। अब ये कितने क्षेत्र में फैला है, तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो सहारा रेगिस्तान जो है वो 11 देशों से घिरा है। कौन से देश है वो, तो अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, और आगे है आपका नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। ये 11 देश हैं। अब देखिए, जैसे ही आप रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या इमेज बनती है, तो तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। परंतु सहारा मरुस्थल जो है वो बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है, बल्कि वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। और ये जो चट्टानी सतहें हैं कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। तो सिर्फ रेत ही नहीं है, वहाँ पर पठार भी हैं, चट्टान भी हैं। कहाँ पर, सहारा रेगिस्तान में। और यहाँ पर देखिए इमेज में दिखाया गया है सहारा रेगिस्तान को। अब क्या आप जानते हैं कि जो सहारा रेगिस्तान है वो कभी यानी कि पहले पूरी तरह हरा भरा मैदान था।
तो ये बात हमें कैसे पता लगती है? तो सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ पर नदियाँ और मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। यानी कि जो सहारा रेगिस्तान है वो पहले एक हरा भरा मैदान हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो इससे ये शुष्क प्रदेश में बदल गया। अब देखिए यहाँ पर ये आपको मैप है अफ्रीका का, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से कर्क रेखा निकल रही है और इसमें देखिए जो आपको पिंक वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पूरा सहारा मरुस्थल है। इसमें ये देश हैं कौन से अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, नाइजर है, सूडान, तो ये सारे देश हैं। तो ये मैप है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सहारा के अल अजीज़िया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान कितना था? 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो यहाँ का तापमान आप देख सकते हैं कितना ऊंचा यानी कि तेज़ हो जाता है, यानी कि कितनी गर्मी होती होगी जब 57 डिग्री टेम्परेचर हो जाता होगा। अब बात करते हैं यहाँ की जलवायु की। तो यहाँ की जो जलवायु है गर्म है और शुष्क है। यहाँ की जो वर्षा ऋतु है बहुत ही अल्पकालिक की बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है और आकाश जो है वो बादल रहित और निर्मल यानी कि साफ़ होता है। नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है और दिन जो है वो अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तापमान कितना हो जाता है? तो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। इससे क्या होता है, जो रेत और चट्टानें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर कितने हिमांक बिंदु यानी कि लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी कि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात में उतनी ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, 0 डिग्री तक पहुंच जाता है तापमान। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का जो जीवन है वो कितना कठिन होता होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी वनस्पतियाँ और प्राणी पाए जाते हैं। तो वनस्पतियों की बात करें तो सहारा में एक तो कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेशिया पाए जाते हैं और यहाँ पर कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं, यानी कि मेनली जो है खजूर के पेड़ यहाँ पर होते हैं फलों में। इसके अलावा कैक्टस और एकेशिया भी पाए जाते हैं। और जीव जंतु की बात करें तो यहाँ पर ऊँट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांपों की अलग अलग जातियाँ और छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। कहाँ के? सहारा रेगिस्तान के। और सहारा रेगिस्तान कैसा रेगिस्तान है? तो गर्म रेगिस्तान है। अब वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, यानी कि देखिए अभी हमने बात की कि हरा भरा मैदान था तो नदियाँ भी होंगी, झील भी होंगी, तो उसमें मछलियाँ भी रहती होंगी और समय के साथ जब ये सूख गए होंगे तो वो मछलियाँ मर गई होंगी और इसलिए यहाँ पर वैज्ञानिकों को मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। अब देखिए ये मरुद्यान है, यानी कि रेगिस्तान में भी उद्यान है। किसके पेड़ों का? खजूर के पेड़ हैं ये। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो अलग अलग क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन और तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग, यानी कि ये दोनों क्या हैं? जनजाति हैं। कैसी जनजाति हैं? तो चलवासी हैं ये। अब ये लोग जो है बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं और इनसे क्या होता है? इन्हें दूध मिलता है और खाल से ये क्या करते हैं? तो पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, यानी कि चमड़े से ये लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। इसके अलावा जानवरों को पालते हैं और उनसे इन्हें दूध मिलता है। तो आपको ये दो नाम मेन रूप से याद रखने हैं कि सहारा रेगिस्तान में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो बेदुइन और तुआरेग, ये दो नाम आपको याद होने चाहिए। अब पशुओं के बालों का उपयोग जो है वो चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए करते हैं। तो
देखिए इनके जो जानवर हैं इनसे इनके लिए बहुत उपयोगी हैं। दूध भी मिल रहा है, इसके अलावा ये अलग अलग चीज़ें भी बना रहे हैं। धूल भरी आंधियाँ और गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। कौन? बेदुइन और तुआरेग, यानी कि जो जनजाति हैं यहाँ की, वो लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। अब देखिए आगे है कि सहारा में मरुद्यान और मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं और मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में कौन से हैं? लोहा है, फास्फोरस है, मैंगनीज है, यूरेनियम है। तो ये खनिज आपको याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ की जो सांस्कृतिक जीवन शैली है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं और तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से कहते हैं गाइड बन जाते हैं वो लोग उनके लिए। और आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो आपको ये पैरा पढ़ के समझ में आ गया होगा कि वहाँ के जो जनजातीय लोग हैं उनकी जीवन शैली में किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है। अब देखिए एक और यहाँ पर साइड में दिया हुआ है कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ क्या होता है? गर्त बन जाता है, यानी कि उस जगह से जब रेत हट जाएगी तो वहाँ गड्ढे जैसा हो जाएगा। और जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, यानी कि जो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है जब वो ऊपर आ जाता है तो वहाँ पर मरुद्यान बनते हैं और ये जो क्षेत्र होते हैं उपजाऊ होते हैं। फिर जो लोग होते हैं वो इनके आसपास रहने लगते हैं और खजूर के पेड़ और अन्य फसलें भी उगाते हैं। कभी कभी ये जो मरुद्यान है वो असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान एक ऐसा ही विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये तो बात की हमने गर्म रेगिस्तान की, जो कि था कौन सा? हमारा सहारा अफ्रीका में। अब हम बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान, जो कि कौन सा है? लद्दाख रेगिस्तान एक ठंडा रेगिस्तान है। तो लद्दाख की सबसे पहले बात करें तो ये 2 शब्दों से बना हुआ है, ला और दाख। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश। तो लद्दाख का आपको यहाँ से मतलब समझ में आ गया है। और पृथ्वी के जो सबसे ज़्यादा ठंडे स्थान हैं उनमें से एक स्थान है द्रास, और ये जो द्रास है ये कहाँ है? लद्दाख में ही स्थित है। अब हम पढ़ते हैं लद्दाख के विषय में। तो देखिए जम्मू और कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख जो है, लद्दाख कहाँ है? आपका भारत में है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो ये एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में है काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ और दक्षिण में है जास्कर पर्वत। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब लद्दाख से अनेक नदियाँ भी बहती हैं जिनमें प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और ये जो नदियाँ हैं वो गहरी घाटियों और महाखड्ड यानी कि गॉर्ज का निर्माण करती हैं। और लद्दाख में अनेक हिमानियाँ भी हैं, जैसे क्रेंगी हिमानी। अब लद्दाख की जो ऊंचाई है वो कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। और बहुत ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण ही यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ठंडी और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। और ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करें तो दिन का जो तापमान है वो 0 डिग्री से कुछ ही अधिक होता है और रात में 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ती है। अब देखिए शीत ऋतु में यानी कि ठंडी के मौसम में क्या होता है? ये बर्फीला ठंडा हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। अब चूँकि ये हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में है इसलिए यहाँ वर्षा भी बहुत ही कम होती है और इसीलिए इसे रेगिस्तान कहा जा सकता है।
तो देखिए ये है मैप इंडिया का, जिसमें ये जम्मू कश्मीर का मैप है। देखिए जम्मू कश्मीर है और ये हमारा क्या है, पूरा लद्दाख है, लद्दाख श्रेणी है। और ये देखिए यहाँ से सिंधु नदी बह रही है। तो ये आपने मैप देख लिया। तो यहाँ की जो बारिश है वो कितनी होती है, तो 10 सेंटीमीटर एक साल में मुश्किल से ही हो पाती है। और ये जो क्षेत्र है वो बर्फीली हवाओं एवं तेज़ चलाने वाले सूर्य, यानी कि ठंड तो होती है लेकिन जो सूर्य की गर्मी है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जो सूर्य की धूप है वो बहुत ज़्यादा लगती है। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार घात से ग्रसित हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ठंड भी बहुत है और साथ ही जो सूर्य की गर्मी है वो भी बहुत है। तो आप इस तरीके से वहाँ पर नहीं बैठ सकते कि आधी धूप में और आधी छाया में बैठ जाएं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, हिम भूमि, यानी कि बर्फ़ वाली भूमि। और चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक क्या है, विलुप्त प्राय जीव है और इसका जो शिकार है वो शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वज़न में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। तो इसका शिकार करने के कारण ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। अब देखिए यहाँ की वनस्पति की बात करें और यहाँ की प्राणियों की बात करें, तो यहाँ उच्च शुष्कता के, यानी कि पानी की कमी के कारण बहुत ही कम वनस्पति मिलती है। जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास और छोटी झाड़ियाँ हैं। घाटी में शरपत यानी कि विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु की बात करें हम, तो यहाँ पर सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़, यानी कि अखरोट के पेड़ हमें देखने को मिलते हैं, सेब के, खुबानी के। और पक्षियों में भी अलग अलग प्रजातियां हैं, जैसे रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन और हूप। ये क्या है, पक्षियों की प्रजातियां हैं। अब इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं की अगर हम बात करें तो जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और अलग तरीके के यहाँ पर कुत्ते पाए जाते हैं। अब ये जो पशु हैं इनको दूध के लिए, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। और इसके अलावा भेड़ और बकरी के जो बाल होते हैं इनका उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ के वनस्पति और प्राणियों के बारे में भी आपने पढ़ लिया। अब यहाँ के लोगों की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला यानी कि बैट जो होता है वो शरपत, जो कि लद्दाख में पाया जाता है, शरपत या विलो भी कहते हैं इसे। तो ये जो पेड़ होता है इसकी लकड़ी से ही सबसे अच्छा क्रिकेट बैट बनाया जाता है। अब हम यहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो लद्दाख और तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता है। तो देखिए यहाँ के अधिकांश लोग या तो हैं मुसलमान या हैं बौद्ध। वास्तव में लद्दाख में अनेक बौद्ध मठ जो हैं वो अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ मठों के नाम हैं जैसे हेमस, थिक्से, शे एवं लामायुरु। ये हैं क्या हैं, ये आपके बौद्ध मठ हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मियों में क्या होता है, यहाँ के जो निवासी हैं वो जौ, आलू, मटर, सेम और शलजम की खेती करते हैं। और शीत ऋतु में तो जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत परिश्रमी होती हैं। तो वो केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानें भी संभालती हैं। तो आपने देखा यहाँ की महिलाएं भी बहुत हार्ड वर्किंग हैं। लद्दाख की राजधानी है कौन सी, लेह। तो लेह जो है वो सड़क और वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। तो हिमालय के कुछ दर्रों के बारे में बच्चों से यहाँ पर पूछा गया है और ये यहाँ पर इमेज में आप थिक्से मठ जो है वो देख सकते हैं। अब मनाली लेह राजमार्ग जो है वो 4 दर्रों से गुजरता है। तो देखिए दर्रे क्या होते हैं, जो 2 पहाड़ होते हैं उनके बीच में जो रास्ता होता है, प्राकृतिक रास्ता, उसे ही दर्रा कहा जाता है। तो रोहतांग ला, बारालाचाला, लुनगालाचाला एवं
टगलंगला, ये क्या है, 4 दर्रे हैं। और ये जो राजमार्ग है कौन सा, मनाली लेह राजमार्ग, ये केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है जब बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है। बाकी टाइम पे यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो ये रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। अब देखिए यहाँ का जो मुख्य क्रियाकलाप है वो कौन सा है, पर्यटन। तो देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों और हिमनदों की सैर, उत्सव और अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार और मितव्ययिता से ही इसका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। तो आप देख सकते हैं कितने समझदार लोग हैं यहाँ के, और जिन लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है वो लोग इसे वेस्ट करते हैं। और यहाँ के लोगों को बहुत ही कम चीज़ें मिलती हैं, प्रकृति ने कुछ चीज़ें की कमी है इनके जीवन में, लेकिन फिर भी ये इनका बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं करते। और यहाँ पर लद्दाखी महिलाओं की कुछ इमेज हैं, आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जो कि कंप्लीट कर लिया है हमने, और चैप्टर के साथ ही हमारी जो बुक है 7th क्लास की वो भी कंप्लीट होती है। और देखिए इसी के साथ हम 3 बुक अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, 2 6th की हिस्ट्री ज्योग्राफी, और इसके अलावा 7th की ज्योग्राफी भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।